हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीके एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो जैसा कि आज आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि आज हम कल्टीवेशन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, यानी धान की खेती के भातों के बारे में। और आपको बताएंगे आज की खेती में हम धान में नर्सरी की तैयार कैसे करते हैं, उसके बाद बोने की विधि कैसी होती है, रोग और कीट का नियंत्रण कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की। तो ओराइजा सेटाइवा, इसकी विविधता जो होती है वो एशिया, अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है। और ओराइजा ग्लोबेरिमा का जो होता है या जीनस की विविधता पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं ओराइजा सेटाइवा एक द्विगुणित प्रजाति है जिसमें 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इंडिका बी और जापानिका सी यानी सी जावानिका। उसके बाद बात करते हैं चावल के पोषक तत्व की मात्रा की जो 100 ग्राम में पाए जाते हैं। जैसे चावल की भूसी जो पाई जाती है वो 135 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। वसा की बात की जाए तो 16.2 होती है। CHS की बात करें तो इतना होता है, यानी आप चार्ट के अकॉर्डिंग देखकर आप बता सकते हैं कि क्या कितना इसमें ऊर्जा की मात्रा होती है। फिर इसके बाद आगे हम आप सभी से बात करते हैं जलवायु और मिट्टी की। तो जलवायु की बात की जाए तो 8 से 35 डिग्री उत्तर अक्षांश और समुद्र तल से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक की फैली हुई है। चावल की फसल को गर्म और अर्ध जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। औसतन तापमान की अगर बात की जाए 21 से 32 सेंटीग्रेड और खिलने की अवस्था में 26.5 से लेकर 29.5 तक। अधिकतम जो होता है वो 40 से 42 सेंटीग्रेड तक होती है। और चरण की बात की जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अंकुरावस्था के लिए, 20 से 21 सेंटीग्रेड जो होते हैं अनाज बोने के लिए। पीएच रेंज की अगर बात करें मिट्टी की तो मिट्टी सबसे अच्छी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। और पीएच अगर होता है तो वो 5.5 से लेकर 6.5 तक होता है। और उसके बाद मौसम की बात की जाए तो ये खरीफ मौसम में उगाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, खरीफ में पश्चिम बंगाल, बिहार में उगाई जाती है। बुआई का समय मई जून होता है, कटाई का समय सितंबर अक्टूबर होता है। गर्मी की बात कर जाए तो रबी में, गर्मी या बसंत में, बोरे में यानी पश्चिम में बोई जाती है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। आमन या अधानी में होता है, जून जुलाई में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो इस तरह से आप इसकी भी खेती कर सकते थे। और आगे भी जो है इसमें देखिए, जैसे गर्मी और बसंत में है तो बोरा यानी जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, यानी दलुआ उड़ीसा जिसको कहा जाता है, उसकी जो बुआई का समय है वो नवंबर से दिसंबर है। और कटाई का जो समय है वो मार्च अप्रैल माना जाता है। तो ये तो था आपकी जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार कैसी जलवायु आपको चाहिए थी, कैसे मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए था, कौन सी मिट्टी में हम अच्छी क्रॉप ले सकते हैं, सब की चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। तो चलिए आगे हम वीडियो को चालू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस्मों की। तो किस्म जो होता है वो जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है और उसके बाद अनाज की गुणवत्ता और इन सभी पर निर्भर करता है। जैसे राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो वर्षा आधारित अपलैंड में बात करें किस्मों की तो नरेंद्र धान 1, 2, 80 और 118, गोविंद है। उसके बाद बल्लभ धान है 97, साकेत 4 है जल्दी सिंचित क्षेत्रों में, IR है, प्रसाद है, पंत है धान, पंत धान हो गया 6, 12, 957। ये सारी आपकी प्रायतियाँ हो गई। जहाँ सिंचित माध्यम वहाँ पे पंत धान 10 का उपयोग कर सकते हैं, पंत सरदार धान 1 का उपयोग कर सकते हैं, नरेंद्र शंकर धान का उपयोग कर सकते हैं। अर्ध गहरा पानी जहाँ होता है जलहरी, मधुकर, बरहर, और भी ये सारी आप क्रॉप उगा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो होता है जहाँ गहरा पानी होता है वहाँ जल निधि का उपयोग कर सकते हैं, जलप्रिया का उपयोग कर सकते हैं। जैसे खारा पानी होने पर क्या करेंगे, ऊसर 1 का प्रयोग कर सकते हैं, नरेंद्र ऊसर 2, 3 का, CSR 10, 13, 27। तो ये तो थे आपकी किस्मों के बारे में। अब आगे हम आप सभी से बात करने वाले हैं भारत में सिंचित मुख्य खेती के 2 प्रकार के बारे में, यानी खेती कैसे करते हैं। तो एक तो होती है आलपैड और दूसरी होती है निचली भूमि। किसी विशेष क्षेत्र में चावल की खेती की यह विधि
हद तक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि की स्थिति, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई सुविधा एवं श्रम ग्रहणता एवं उपलब्धता, वर्षा का विवरण, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो यानी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि खेती का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का हो जाता है, पहला अल्पाइड और दूसरी निचली भूमि। यानी जहाँ पे लैंड कहीं कहीं समतल है और कहीं पे बहुत ज़्यादा, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे देखते होंगे तो ऊंचाई कहीं ज़्यादा है, कहीं गहराई ज़्यादा है। तो इस प्रकार की स्थानों पर खेती जो करने का तरीका है, वहाँ की मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें उस सिंचाई के साधन को ध्यान में देते हुए इसको हम देखते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बताते हैं आप सभी को तो कैसे करते हैं खेती इन दोनों स्थानों पर। चावल की निम्नलिखित विधियों से उगाई जाती है फसल। बात करें आप सभी से अल्पाइड या अर्धशुष्क अल्पाइड खेती, इसमें सीधे बीज वाले चावल भी कहे जाते हैं। मुख्य रूप से जल्दी पकने वाली किस्म जैसे 100 से 150 115 दिनों में जो तैयार होती है उनको डायरेक्टली सीधे आप खेतों में बिखराव करके आप उगा सकते हैं। कभी कभी सीड पैड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग का प्रयोग। बीज का प्रसरण देख ही रहे हैं आप, ऐसे छिड़काव में फिगर में दिखाया जा रहा है। उसके बाद हल या ड्रिलिंग के पीछे बीज बोना, यानी जैसे हल चल रहा है उसके पीछे लाइनिंग से आप हल को उगाते हल चलता रहे, उसके बाद आप उसके पीछे ड्रिलिंग के पीछे पीछे आप चल के बुआई करते रहें। ये भी माध्यम होता है अल्पाइड के। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, जैसे खेतों में क्या होता है, फील्ड की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप। जैसे अप्रैल मई में रबी की फसल की कटाई के बाद आप जुताई करके मिट्टी पलट वाले हल से करनी चाहिए। खेत को तैयार कर लेना चाहिए और मानसून की पहली बौछार के बाद खेत के चारों ओर मेड़बंदी कर देना चाहिए। अगर बीज दर की बात की जाए, हल या ड्रिलिंग के पीछे 60 किलो और प्रसरण के लिए 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आपका सीड बीज दर हो गया, और इसके बाद कैसे आप कब बुआई करेंगे धान की, इस चीज़ के बारे में होगा। यानी कि जब आप रबी की फसल की कटाई कर लेते हैं उसके तुरंत बाद आपको क्या करना होता है, खेत को मिट्टी पलट हल वाले से आपको जुताई कर देनी चाहिए। और जैसे ही बरसात शुरू हो, पहली बरसात होने के बाद थोड़ी खेत में नमी आ जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, खेत की जुताई कर देनी चाहिए। और बीज दर जैसे होगा 60 किलो अगर आप बिलिंग से पढ़ते हैं तो। चलिए अब आगे आपको बताते हैं उर्वरक कैसे डालते हैं। तो 60 किलो नाइट्रोजन डालना है, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास, वो भी प्रति हेक्टेयर खेत के अकॉर्डिंग। पोटास और की पूरी जो मात्रा है वो 1/3% नाइट्रोजन के साथ ज़मीन की तैयारी के समय डालें, और बुआई के समय 35 से 40 दिन बाद जुताई के समय कुल शेष नाइट्रोजन और की 50% आपको खुराक ड्रेसिंग के दौरान आपको पुष्पगुच्छ दीक्षा अवस्था में डालनी चाहिए। सिंचाई और जुताई की बात, निराई और जुताई की बात की जाए तो ऊंचे ऊंचे धान में खरपतवार की बड़ी बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे 2 किलो आपको क्या करना है, पेंथीकर्ब का प्रयोग कर देना है। और ये भी कैसे उपयोग में करना है, प्रति हेक्टेयर धान के बीज के साथ 6 से 7 दिन बाद एक मैनुअल निराई बुआई के 45 दिन बाद की जाती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे आगे आप सभी से हम बात करते हैं चावल की खेती कैसे करते हैं। जैसे पोखर वाले खेतों में रोपाई कैसे की जाती है, तो आप देख रहे होंगे बी नंबर आप फिगर में देख सकते हैं। पोखर वाले खेतों में अंकुरित बीज का प्रसरण कहते हुए वो भी आप देख लीजिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी तैयार करते हैं, जो कि उसके लिए पर्याप्त होता है। देर से बुआई के मामले में 750 से 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए। और बीज दर की बात करें, मोटे अनाज की किस्मों में 40 से 45 किलो बीज दर, महीन दानों के लिए 30 से 35 की ग्राहक। जैसे पोखर वाले खेतों में कैसे आप बीज की बुआई करते हैं वो आपको फिगर नंबर आ में देख सकते हैं, यानी ए जिसको कहते हैं। और फिगर नंबर बी में आप देख सकते हैं कि पोखर वाले खेत में अंकुरित बीजों का प्रसरण कैसे किया जाता है, यानी किस तरह से आप खेतों में बीज की बुआई कर सकते हैं और प्रसरण कैसे तैयार करेंगे, यानी प्रसरण यानी प्रोपोगेशन कैसे आप कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैंने बताया आपको। अब इसके बाद अगली बात आती है कि हम खेतों में और भी क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे नर्सरी बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं। नर्सरी उगाने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला होता है सूखा बिस्तर, दूसरा होता है नर्सरी, और नर्सरी में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक गीला बिस्तर, एक नर्सरी। तीसरा होता है डपोक। डपोक विधि बहुत ही फेमस होती है।
सूखी नर्सरी जहाँ सूखे बीज को सूखी मिट्टी में बोया जाता है, उन विधि क्षेत्रों वाली अपनाई जाने वाली हैं। और जहाँ गीली नर्सरी पौधे के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। गीली नर्सरी के समान ही बीज दर और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यदि संभव हो तो बुवाई के पहले पानी की एक पतली परत लाते हैं और सूखे क्यारियों पर अंकुरण के लिए 21 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उसको उखाड़ कर देते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं डेपॉक विधि की। तो भारत में नर्सरी उगाने की यह तरीका फिलीपींस से लाया गया था। आमतौर पर फिलीपींस में प्रचलित थी। इस विधि की विशेषता यह है कि नर्सरी के पौधे का मिट्टी के संपर्क के बिना बहुत मोटा खड़ा होता है और आमतौर पर यह पौधा 12 से 14 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। 1 मीटर वर्ग से अंकुर 200 मीटर वर्ग क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। बीज दर अन्य विधि में 2.5 गुना अधिक होता है और फसल फूल 4 दिन पहले इस विधि द्वारा चावल की रोपाई की जाती है। 60 से 65 किलो बीज बोया जाता है और 25 से 30 वर्ग मीटर। भूमि की तैयारी की बात की जाए तो पहले रोपाई शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह पहले की जाती है। पहली जुताई की 7 से 10 दिन बाद दूसरी जुताई और उसके बाद दूसरी से तीसरी जुताई करें। पोखर में कैसे आपको करना है? हैरोइंग के 10 दिन बाद और रोपाई के 1 दिन पहले। यदि उर्वरक का मूल उपयोग करना है तो पोखर डालने से ठीक पहले उर्वरक को प्रसारित करें और वृद्धि जो होती है वो लाभकारी होती है। पौधों की जैविक और रासायनिक परिस्थितियाँ निर्माण के अलावा पोखर मिट्टी की शायद अधिक समान स्थिति होती है। रोपाई की उचित उम्र के साथ रोपाई ही करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर आप समय से रोपाई नहीं करते हैं तब भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। और पोखर वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समय पे ही सारे काम करें, उर्वरक का मूल उपयोग करें। फिर इसके बाद जो है बात करते हैं आप सभी से प्रत्यारोपण की। यानी जैसे प्रत्यारोपण कैसे करते हैं, यानी पुनः जो रोपाई करने का तरीका होता है। कम अवधि की किस्मों के मामले जो होते हैं वो रोपाई के लिए पौधे के लिए नर्सरी को हटा दिया जाना चाहिए जब यह 3 से 4 सप्ताह की हो। मध्यम और लंबी अवधि की किस्मों के मामले में 4 से 5 सप्ताह पुराने पौधे रोप जाने चाहिए। रोपाई के लिए हमेशा स्वस्थ पौधा का प्रयोग 4 से 5 पत्ती की अवस्था में करना चाहिए और जब वे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाएँ। स्पेसिंग की अगर बात की जाए तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। रोपण की गहराई की पंक्तियों की दिशा में 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा रोपा जाना चाहिए। उथला रोपण अगर बात की जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाली पंक्तियों के साथ लगाई जाए। और इसके बाद प्रति पहाड़ी पौधे की संख्या बात की जाए, प्रति पहाड़ी अधिक पौधा का उपयोग होता है। कोई अतिरिक्त लाभ न होने के अलावा अंकुर एक अतिरिक्त खर्च शामिल होता है। उसके बाद ब्रॉड लिंक की बात की जाए तो विधि का उपयोग जहाँ चावल उगाया जाता है या बेहद दलदली होती है जिसमें उनमें चलना मुश्किल होता है। अंकुर पोखर विधि से बेहतरीन ढंग से सिंहासन होता है। और उसके बाद बात करते हैं तो तकनीक के लिए छोटे भूखंडों की आवश्यकता होती है। यानी पहाड़ों के क्षेत्रों में क्या होता है, छोटे छोटे भूखंड होते हैं जहाँ पे अच्छे से खेती आप इसकी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो खेती करने का तरीका होता है ब्रॉडलिंग के द्वारा आप आसानी से खेती कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा दलदली होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं आप सभी से। जैसे पोखर के खेत में अंकुरित बीज का प्रसरण, वह क्षेत्र जहाँ मजदूरों की कमी होती है, अन्यथा श्रम प्रत्यारोपण के लिए बहुत महंगा है। 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीज को पानी में घसीटना चाहिए और प्रसरण से पहले अंकुरित होना चाहिए। 1-2 मिलीलीटर रेडिकल लंबाई वाले अंकुरित बीज को हाथ से एक समान रूप से प्रसारित करना चाहिए। जल प्रबंधन की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक अवधि में लगभग 10 दिनों के दौरान पानी की आवश्यकता अधिक होती है। जुताई से फूल आने तक बूटिंग सबसे पहले चरण में होता है। पानी को खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर खड़ा होने देना। उसके बाद फिर चलिए आगे बात करते हैं कुछ तालिकाओं के बारे में, जैसे जो होते हैं चावल के खरपतवार, जैसे आपका हो गया बचवा हो गया, दूध घास हो गया, बैकेंडो हो गया, मकर हो गया, बोतल घास हो गया, मोथा हो गया, थुकहा हो गया,
तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये आपके खरपतवार हैं जो कि चावल के खेतों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और भी हैं जो कि उगते रहते हैं चावल के खरपतवार। तो मैंने आपको चार्ट के थ्रू बता दिया कि किस तरह से कौन कौन से खरपतवार होते हैं, जैसे इनका वानस्पतिक नाम भी मैंने दे दिया है। तो वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए हमने केवल आपको खरपतवार के नाम बता दिए हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा देख सकते हैं। जैसे खरपतवार का आप नियंत्रण कैसे करेंगे, उनकी दवा क्या है, तो उसके बारे में जान लीजिए। जैसे ब्यूटाक्लोर का प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रिट्लाक्लोर का उपयोग आप कर सकते हैं, फ्लोरोफेन का उपयोग कर सकते हैं, अनिलोफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, पॉपेनिल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दवाओं का उपयोग उनके मात्रा के अनुसार देखिए। जैसे मैंने खुराक आपको बता दिया है, तो खुराक के अकॉर्डिंग जो चार्ट है, चार्ट को आप देखेंगे। जैसे बेंटाजोन है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। थियोबेनकॉर्ब है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। फेनोक्लास पॉपी एथिल है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो ध्यान रखें कि ये सब आपको क्या करना है, उपयोग में लाना है खरपतवार, लेकिन कब लाएंगे इसको आप ध्यान में रखते हुए सारी दवाओं का उपयोग करेंगे। कितना आपको उपयोग करना, नहीं तो पता लगे आप बिना जाने आप अधिक से अधिक दवाओं का छिड़काव कर देंगे, तब भी आपके लिए नुकसान होता है। फिर इसके बाद कटाई और गहराई की बात की जाए तो कटाई का सही समय, जैसे कि आम आदमी आमतौर पर समझते हैं, जब वह पुष्पगुच्छ सुनहरे पीले रंग के में बदल जाते हैं और दाने में लगभग 20% नमी होती है। तो धान के बीज की नमी जब खेतों में खड़ी हो तो 16 से 70% तक पहुंच जाती है, तब फसल को भारी नुकसान होता है। सामान्य तौर पर कटाई का सही समय निर्देशित की जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दें धान की उपज कैसे होती है। मध्य देर से पकने वाली लगभग 60 से 70 कुंटल होती है, कम अवधि तक पकने वाली 45 से 55 कुंटल, और हाइब्रिड की बात की जाए तो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है, धान की उपज होती है। तो ये चावल की एक अच्छी तरह से प्रबंधित फसल की जो है ये उत्पादन क्षमता थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोग और कीट की। तो रोग और कीट कौन कौन से आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, जैंथोमोनास ओरिजो के कारण होती है। घटना की अवधि होती है करीब रोपण के 7 शीर्ष चरण तक, जुताई तक, और उपज हानि जो होती है 6 से 60% तक होती है। और पत्तियों की नोक पर 5 से 10 मिलीमीटर लंबा हरा पीला धब्बा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, यहाँ पे अजाया, आशा, विराज, गोविंद, सूरज, इस तरह के आप किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है चावल का विस्फोटक, यानी जिसको क्या कहते हैं, पायरिकुलेरिया ओराइजा, यानी जो कवक के कारण होता है। और घटना की अवधि क्या होती है, अंकुर से परिपक्वता तक, यानी उपज हानि 70 से 80% होती है। ये अनुकूलित स्थिति क्या होती है, कम रात तक तापमान। और लक्षण क्या होता है, पत्तियों को प्रभावित करता है। गहरे हरे रंग के भूरे रंग की सीमा आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। बचाव के लिए आप इससे रिलेटेड जो क्रॉप होते हैं उनको आप रोक सकते हैं, या कार्बनडाइजम का भी प्रयोग आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है चावल की कीट, यानी इसको हिप्सा के नाम से जानते हैं, दिलिस्पा आर्मीजेरा के नाम से आप इसको जान सकते हैं। नियंत्रण के स्प्रे के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉस्फेमिडान को प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के साथ, या मोनोक्रोटोफास 36 kg का प्रयोग आप कर सकते हैं। तना छेदक में भी आता है। आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल पीके एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और अगर बहुत अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप लोगों ने आज जान लिया कि धान की खेती कैसे करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर